नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के सीबीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। आज हम आपको एक ओरिजिनल पेपर दिखाने वाले। पढ़ लो इसे एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इनमें से रिपीट होते हैं। अभी फिलहाल हम जो आपको हल करवा रहे हैं वो है ट्रेड थ्योरी के, जो इसमें 38 क्वेश्चंस है। मैंने एक वीडियो दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ आपने उसे देखा होगा। उसमें मैंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी। एक मैंने ये कहा था कि आपके जितने भी वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस है उनको पढ़ लीजिए, एंड दूसरा मैंने ये कहा था कि आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पेपर प्रीवियस ईयर पेपरों में से बहुत रिपीट हो रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है पिछले वर्षों के पेपर, तो इसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है हमारे ऐप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, से ऐप है उसे डाउनलोड करिए या प्ले स्टोर से जाकर सर्च कर लीजिए। सेम टू सेम नाम है, सेम लोगो है। जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, आपके पास फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन आएगा, और यहाँ पर आपके वायरमैन सेकंड ईयर के पीडीएफ के पिछले सालों के पेपर अवेलेबल है, उनको पढ़ लीजिए, पेपर उसी में से रिपीट। साथ में यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आपको टेस्ट बना करके डाल दिए फ्री में, वो भी तो इनको अटेंड करिए ताकि पेपर की तैयारी। हाँ, आपके लिए स्पेशल पेड सीरीज बना दी है, जो लगभग 50-52 रुपए की होगी। उसको ज़रूर आप जॉइन करना, क्योंकि उसमें आपको हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी के स्पेशल 2 पीडीएफ दिए हैं। तो कैलकुलेशन ड्राइंग के भी है, लेकिन वो दिए हैं और पूरा पेपर उसी में आ रहा है। अगर आपके पास 1 रात का भी समय है, तो आप यहाँ से उसको जॉइन करके वो दोनों पीडीएफ पढ़ दीजिए। 100% पूरे 75 क्वेश्चन आपको उन्हीं में से देखने। भैया, देर किस बात की? तीनों सेक्शन आपके लिए। ज़्यादा समय नहीं है तो फ्री वाले टेस्ट अटेंड कर लो। फ्री में जो पीवाईक्यू डाल रखे हैं उनको पढ़ लो। पेड सीरीज जॉइन करके वो सारी पीडीएफ अगर पढ़ सकते हो, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आज के इन प्रश्नों से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बहुत मेहनत लग, छोटा-सा अप्रिशिएट ही तो बटन है, वीडियो को दबा जाओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आगे की और जो क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखो भैया, ये पेपर है, वैसे तो काफ़ी पुराना है, 2022 का पेपर है ना? वायरमैन सेकंड ईयर वालों का है। बट ओरिजिनल पेपर है, और कह रहे हैं कि जितना पुराना पेपर हो, क्वेश्चन उतने ही उस पेपर में से ज़्यादा आ रहे हैं। इनको लगता है ना कि ये सवाल इस टाइम पूछा था फिर आया ही नहीं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और मैं साथ में आपको चीज़ें भी बताऊँगा, आपको बहुत शानदार वो याद भी रहेगी। तो ठीक है, करते हैं शुरू। आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए भैया, वो भी पास हो जाए। पहला सवाल देखोगे, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, या ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जो है वो किसमें होती है? केवीए में होती है। सवाल ध्यान से सुनना। ट्रांसफार्मर के अलावा जो हमारा अल्टरनेटर होता है, वो भी तो केवीए में ही होता है। दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अगर अल्टरनेटर का सवाल आता तब भी आंसर केवी है, अब इसने ट्रांसफार्मर का भी पूछा है तो भी केवी है ना? किलो वोल्ट एम्पीयर पूरा नाम हो, आभासी शक्ति की इकाई होती है, ठीक है ना? किलोवाट में हमारा डीसी जनरेटर होता है, ये ध्यान, ठीक है ना? डीसी जनरेटर किलोवाट में होता है, मोटरें ज्यादातर एचपी में होती है, ठीक है? सवाल सबको याद रह जाएगा ना? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 2 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड लाइन का भाग है? ओवरहेड लाइन कौन सी होती है? वितरण की भी होती है और ट्रांसमिशन की भी, है ना? वितरण और संचरण में ओवरहेड लाइन, उसमें चालक तार कौन सा? एसीएसआर तार। एसीएसआर का पूरा नाम याद होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बता देंगे। उसमें स्टे तार लगती है। स्टे तार कब लगती है? जैसे कोई यूं पोल है, इस पोल पे ये जैसे क्रॉस आर्म लगा हुआ है, तो यहाँ इसको सपोर्ट देने के लिए एक तार लगता है इधर, उसको स्टे वायर बोलते हैं। यही उसी में लगता है। जबकि देखो, केबल ट्रेंच, लेड सीथ और केबल आर्मरिंग, ये सारे के सारे अंडरग्राउंड केबल के भाग हैं। सारे के सारे किसके हैं? अभी इस बच्चे का देखो, ये क्वेश्चन गलत है, कह रहा है केबल ट्रेंच, अरे भाई इसमें नाम ही केबल आ गया है। ओवरहेड लाइन में तार होती है, ठीक है ना? तो ये गलतियाँ वहाँ नहीं करनी है आप। समझ रहे हैं? कितना ईज़ी क्वेश्चन है यार, स्टे वायर आ जाए, पोल, इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, चालक तार, ये सारे के सारे ओवरहेड लाइन के भाग हैं। अंडरग्राउंड केबल में कोई होता ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ केबल होती है। हाँ, केबल के अपने भाग होते हैं, उनको सिम्बास बोलते हैं, वो एक अलग 7 भाग होते हैं ना? और इंसुलेशन, मेटालिक शीट, आर्मर्ड और सर्विंग, वो बाद में। ये लिखने ये ईज़ी था मुझे लगता है। अब अगर आएगा तो कर लोगे, मैं मुझे इतना पता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना?
ठीक है, ट्रांजिस्टर का सवाल पूछ रहा है। एमिटर और कलेक्टर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में हैं। देखो जो हमारा बीजेटी एक ट्रांजिस्टर होता है ना, चाहे वो एनपीएन हो या पीएनपी हो, एमिटर कलेक्टर सॉरी एमिटर बेस और कलेक्टर नाम के सिरे होते हैं। वो कह रहा है कि पहला जंक्शन और दूसरा जंक्शन दोनों ही रिवर्स बायस में है, तो इसको कट ऑफ मोड बोलते हैं। अगर दोनों फॉरवर्ड में होते, अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में है, तो उसको हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और जो एक्टिव रेजिन होता है, उसमें पहला फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है। इतना तो याद रखो। ये तो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लाइक कर दिया होगा आपने। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए और बहुत मेहनत से हम लोग आप तक दे रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। और चैनल सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हो तो मैं श्राप दे दूंगा कि पास नहीं हो पाओगे आईटीआई में। भाई मैं चिल्ला के मेहनत कर रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो क्या? तो सब्सक्राइब करना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी अपने 10 दोस्तों तक पहुँचाइए, 10 व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँचाइए, उन तक शेयर करिए। खैर कोई बात नहीं, इसको याद रखना, ये बहुत सही है। अब देखो नहीं पढ़ोगे तो ये गलतियाँ बच्चे का ये भी, मुझे तो इसकी ये टेंशन है कि ये पता नहीं पास कैसे हुआ होगा। इस सवाल को ना कराऊँ तो भी चलेगा? पहले ही क्वेश्चन में करवा दिया था। अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें होती है? केवीए में। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों केवीए में होते हैं। किलोवाट किया है इसने, किलोवाट में जनरेटर होता है डीसी वाला। अगला सवाल देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? सारा बता देता, तय मत करो। ये देखो, एक्स यहाँ लिखा है, इस पे ये वाला पोर्शन जो है, देखो है क्या चीज। ये थ्री फेज सर्किट है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 हो रही है। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और न्यूट्रल। थ्री फेज 415 वोल्ट एसी सप्लाई, यहाँ पे लगा हुआ है वोल्ट मीटर। इसका मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, दो फेजों के बीच में वोल्टेज नापने के लिए एक ही वोल्ट मीटर से हम लोग तीनों फेजों की वोल्टेज नापते हैं। यानी इसके लिए आपको कनेक्शन हटाने की जरूरत नहीं है। एक बार आर और वाई के बीच, एक बार वाई और बी के बीच में, एक बार बी और आर के बीच में, ये अपन को फेज वोल्टेज दिखाया, लाइन वोल्टेज माप करके दिखा, तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच। तो वोल्ट मीटर के लिए फेजों को सिलेक्ट करता है। क्या नाम है इसका? वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच। क्या नाम है? वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच। डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं भैया, उस पर तो टूट करके पढ़ना, छोड़ना मत एक भी। आपके डायग्राम स्पेशल क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आते हैं, है ना? अब डायग्राम स्पेशल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने कहाँ से हैं? उसके लिए मैं एक बार बीच में और बता देना, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं नहीं जाना, क्लिक करो, नीचे ही ऐप का लिंक मिल जाएगा। ये रहा ऐप, ओपन करते ही फ्री स्टडी मटेरियल, यहाँ पे पीडीएफ है आपके लिए, यहाँ पे फ्री टेस्ट है आपके लिए, उसको अटेंड करो। यहाँ पे पेड मॉक टेस्ट है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी तैयारी हो। यहाँ पर 3 पीडीएफ स्पेशल है आपके लिए, एक रात में भी अगर उनको पढ़ लिया ना, 90% की भी गारंटी, पर पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ। कौन सी मोटर ऐसी है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता? बड़ा सिंपल है, छत पंखे में कभी देखा है क्या आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच? देखा। छत पंखे में कैपेसिटर आपने देखा है? वो कभी नहीं हटता है, पहले भी लगा रहता है, बाद में भी लगा रहता है। इसको बोलते हैं परमानेंट कैप। कैपेसिटर की 3 मोटरें होती है, ध्यान रख। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, इसमें एक कैपेसिटर होता है, इसमें भी एक कैपेसिटर होता है। इसका एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में रहता है, रनिंग में वो हट जाता है, रनिंग में केवल एक ही रहता है। इसमें एक कैपेसिटर होता है जो स्टार्टिंग में रहता है, रनिंग में हट जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? और इसमें आपका एक कैपेसिटर लगता है जो कि शुरुआत में भी लगा रहता है और बाद में भी और ये आपने अपना उसको देख ही लिया होगा, क्या बोलते हैं, घरों में जो अपने छत पंखा, उसमें यही तो है, टेबल फैन में भी तो यही। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? कितना सिंपल सवाल है भाई, कौन नहीं जानता आप में से? दो वाइंडिंग वाले साधारण ट्रांसफार्मर को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको पारस्परिक प्रेरण, दूसरा नाम है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है ना? पारस्परिक प्रेरण और
अन्योन्यपरण बोलते हैं। अब ये देखो इस बच्चे ने यार पता नहीं क्या किया है, फॉलो पोटेंशियल। अरे यार ये अर्थ टेस्टर का सिद्धांत है, अर्थ प्रतिरोध टेस्टर है ना, उसका सिद्धांत है ये। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन किसका है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है? सेल्फ इंडक्शन। पता नहीं कैसे कितना पढ़ते हैं भाई, मेरी समझ से बाहर है। ये बेसिक सवाल इनके गलत हो रहे हैं, कैसे पास हो जाते हो आप? संभव ही नहीं है। और सेकेंड ईयर में फेल होना मतलब 6 महीने की बर्बादी। अरे भाई व्हाइट मैन आईटीआई करने के बाद आपको भर्तियों के लिए भी तैयारी करनी है। आजकल कंपटीशन में एग्जाम भी देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं आईटीआई पास करके बाहर गए नौकरी मिल गई। उस समय गया, अब तो मेहनत थोड़ी ढंग से करो यार। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत काम करते हैं। इंग्लिश में म्यूचुअली लिखा हुआ आएगा, हिंदी में पारस्परिक भी लिखा हुआ आ सकता है, अन्योन्य सकता है, चलेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का पूछ सकता है, सेल्फ इंडक्शन का होता है, फॉलो पोटेंशियल अर्थ टेस्टर का सिद्धांत होता है यार। पता नहीं इसने कहाँ से किया है, क्या किया है। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में दो हानियां होती है, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस के दो भाग होते हैं। एक का नाम है एडी करंट हानि। एडी करंट हानि कम करने के लिए कोर को लेमिनेट बनाते हैं। इसने सवाल पूछा है, ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेटेड क्यों करते हैं? लेमिनेटेड मतलब होता है पतली पतली वार्निश युक्त पत्तियां बनाना। पतली पतली वार्निश युक्त पत्तियां बनाना, उसका मेन रीजन है एडी करंट हानि कम करना। ठीक है, स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इसकी बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए क्या किया जाता है? कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। इसने तांबे का नुकसान किया है। मेरे को नहीं लगता ये पास हुआ होगा क्या। तांबे नुकसान को कम करने के लिए आजकल एक ऑप्शन आ गया, ध्यान रखना, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट। यानी कोर को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके किसी सर्किट में लगाना। तो 3 लॉस है ट्रांसफार्मर में, तीनों का ध्यान, वैसे 2 ही होता है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस। अब आयरन लॉस के 2 भाग है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो ये एडी करंट वाला तो यार हर जगह याद रखो। अल्टरनेटर की कोर लेमिनेटेड क्यों होती है? सिंक्रोनस मोटर की कोर लेमिनेटेड क्यों होती है? डीसी जनरेटर के आर्मेचर की कोर लेमिनेटेड क्यों होती है? ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेटेड क्यों होती है? सिंक्रोनस मशीन की लेमिनेटेड क्यों होती है? अल्टरनेटर की लेमिनेटेड, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कोर लेमिनेटेड क्यों की जाती है? आंसर एक ही रहेगा, एडी करंट हानि कम करना। इतना इजी क्वेश्चन आप कैसे गलत कर सकते हैं? सेकंड, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं? स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए। ये 2 आंसर फिक्स है, किसी का भी आ जाए, किसी मैग्नेटिक सर्किट का आ जाए। जैसे ट्यूबलाइट में चोक होती है ना, उसकी चोक कोर भी लेमिनेटेड होती है, उसकी चोक कोर भी सिलिकॉन स्टील की होती है। ये आंसर फिक्स है, 2 तो रट लो। किसी भी मशीन का आ जाए, ट्रांसफार्मर का आ जाए, मोटर का आ जाए, जनरेटर का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक डायग्राम दिया और पूछ रहे हैं कि इस कनेक्शन का नाम क्या है। देखो, ये मेन सिंगल फेज वाइंडिंग के 2 ट्रांसफार्मर ले रखे हैं इन्होंने, आपने पढ़ा होगा शायद इनको। ठीक है ना? तो यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के मध्य पार्ट में से टेपिंग निकाल करके आगे दे रहे हैं, तो इसको बोला जाता है टी टी कनेक्शन। और टी टी कनेक्शन का दूसरा नाम होता है स्कॉट कनेक्शन। मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है क्या आपको? ये बताओ पहले तो। स्कॉट कनेक्शन या स्कॉट संयोजन बोलते हैं। और इसका यूज क्या होता है गुरुजी? उपयोग क्या है? उपयोग है 2 फेज से 3 फेज या 3 फेज से 2 फेज प्राप्त करना। 2 फेज से 3 फेज या 3 फेज से 2 फेज जब प्राप्त करने हो तो ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन किए। बताओ बात समझ में आई क्या? तो ये स्कॉट कनेक्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, इन सब के लिए तो वाइंडिंग 3-3 दिखानी है। अब देखो कंसेप्ट लगाओ, लॉजिक लगाओ। भाई स्टार या डेल्टा बनाने के लिए 3 वाइंडिंग दिखाना तो जरूरी है ना। डेल्टा स्टार स्टार, तो यहाँ देखो 3 वाइंडिंग तो दिखाई नहीं इसने। एक वाइंडिंग ये रही, एक वाइंडिंग ये रही। तो स्टार डेल्टा वाला ऑप्शन ही नहीं करना, अब तो बाकी ऑप्शन ही नहीं बचे फिर। लेकिन ये चीजें भी तो कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हो तभी बताओ ना। भाई अब ये हमारा बच्चा जो भी है, गलत करके आ रहा है, क्लियर माइंड है कि स्टार डेल्टा के बारे में नहीं पता। कि कम से कम स्टार और डेल्टा का पता हो कि 3 वाइंडिंग होने पर स्टार या डेल्टा बनेगा, तभी तो उत्तर करता। इसके अभी तक मुझे नहीं लगता कोई सही आया था क्या। तो ये फिर हो गया। सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटर के रूप में कौन सी गैस होती है? सर्किट ब्रेकर में जो गैस भरते हैं उसका नाम है SF6। आप पूरा नाम लिखो, सबके चेक करूंगा, पूरा नाम लिखो।
और जिस जिसने लाइक नहीं किया ज़रूर करना है और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो भैया मैं श्राप दे रहा हूँ, पास ही नहीं होगे। मैं चिल्ला-चिल्ला के मेहनत कर रहा हूँ, न जाने कहाँ से ओरिजिनल पेपर ढूँढ कर के आपके लिए लाया हूँ, व्यवस्था की है ना और समझा भी रहा हूँ साथ में। ख़ैर, एक्स्ट्रा इसलिए बोला कि तब तक आप कर दो। इसका पूरा नाम होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस। ठीक है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सर्किट ब्रेकर में एकमात्र यही गैस भरते हैं, कोई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ नहीं भरते। या बिना गैस वाला होगा। बिना गैस वाला होता है उसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ध्यान। कौन-सा? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। बाकी ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वो तो है ही फिर आगे की। अगला सवाल देखो, डीसी मोटर काम करने के लिए किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र आवश्यक है? डीसी मोटरों में समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है भैया। समरूप को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और सिंपल सवाल है, आपको शायद पता भी होगा। क्या सिद्धांत बोला जाता है कि जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा जाता है तो चालक पर एक बल उत्पन्न होता है। डीसी मोटर में सिद्धांत में क्या आता है? यही तो है। एन और एस ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई है ना? इनके बीच में आर्मेचर है और आर्मेचर को भी सप्लाई देते हैं, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो कंडक्टर पर फोर्स लगता है। अब समय थोड़ा कम है, नहीं तो मैं थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप पास कर चुके हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए थ्योरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज में जाइए, यूनिवर्सल नाम से एक कोर्स दिया है। पूरे भारत में वायरमैन आईटीआई बेस पे किसी एग्जाम की तैयारी करना, वो कोर्स आपको बहुत सपोर्टिव रहेगा। देखो सवाल, फ्लेक्सिबल वायर का उपयोग किस कनेक्शन के लिए करते हैं? फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीली तार। लचीली तार वहीं लगेगी जहाँ पेंडेंट लैंप होल्डर, पेंडेंट स्विच लगेगा, कोई एक्सटेंशन बोर्ड हुआ, मतलब लटकने वाली चीज़ें होगी, अस्थायी वायरिंग में जैसे होगी तो वहाँ लगेगा, है ना? बाकी इलेक्ट्रिक आयरन, कंड्यूट वायरिंग, एसी, सब में थोड़ी हार्ड वायर होती है या केबल होती है। अगर फ्लेक्सिबल भी होगी तो वो केबल होगी, आपके फ्लेक्सिबल सिंपल तार नहीं हो। किस स्थिति में सर्किट ब्रेकर प्रचालित होता है? सर्किट ब्रेकर दोषयुक्त स्थिति में स्वतः ऑपरेट होते हैं और हम जब चाहें तब उसको ट्रिप कर सकते हैं। यानी दोनों तरह से वो ऑपरेट होता है, आपको ध्यान रखना है ना? दोनों तरह से वो ऑपरेट होता है। तो सबसे पहला उत्तर आंसर का ओवर करंट, फॉल्ट करंट बोल दीजिए। यानी जैसे ही निर्धारित मान से ज़्यादा करंट जाएगी सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है? अगला सवाल देखो, इसके तो सारे ही गलत है, ये भी गलत है, पिछला सवाल भी गलत था। पता नहीं ये तो शायद पास हुआ होगा कि नहीं। अगला सवाल देखो, थर्मल पावर स्टेशन में स्टीम तापमान किस उपकरण से बढ़ता है? स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। स्टीम क्या होती है? वाष्प या भाप, जिससे टरबाइन चलती है। क्या होता क्या है? वाष्प बनती किस में है? बॉयलर में। बॉयलर से कहाँ जाती है? सुपर हीटर में। सुपर हीटर में भाप को क्या करते हैं? सुपर हीट करते हैं। सुपर हीट का मतलब होता है यहाँ इस तरह की वाष्प तैयार हो जाती है, उस वाष्प से नमी पूर्णतः दूर हो जाती है। सैचुरेट स्टीम का मतलब यही होता है, अब इस वाष्प में नमी नहीं है, इसीलिए तो कभी टरबाइन के ब्लेड खराब ही नहीं होते। टरबाइन के ब्लेड स्टीम से कभी खराब नहीं होते, नहीं तो पानी लगेगा तो लोहे पे जंग नहीं लग जाता है। वर्षों से थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, उनमें कभी खराब नहीं हुआ। सुपर हीटर आएगा। वैसे देखो, बॉयलर में तो भाप तैयार होती है। इकोनोमाइजर बॉयलर की दक्षता बढ़ाता है और एयर प्री हीटर का काम है बॉयलर की ओर जाने वाली हवा को गर्म करना। क्योंकि बॉयलर में कोयला गिरता है ना चूल्हे में, तो वो कोयला जलाने के लिए गर्म हवा भी तो चाहिए ना साथ में। हवा नहीं होगी तो आग कैसे लगेगी? तो सुपर हीटर उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल देखो, ये नाइलॉन केबल टाई आपको दिखाई है और केबल टाई में इसे एक्स वाले भाग का नाम पूछ रहा है। ये बड़ा टफ सवाल दिया है इन्होंने वैसे तो, है ना? देखो, ये जो है ना, ये बीच में ऐसे ऐसे लाइनें सी दिख रही है, इनको तो बोलते हैं टीथ। टाई का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस साइड वाला, जो यूं ऐसे यू की आकृति जैसा बना हुआ है, होल है इसमें, तो इसको बोलते हैं पोल। अब कोई सोचे गुरुजी हेड, नहीं, हेड ये वो ऊपर वाला हिस्सा, हेड।
हेड ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये जो नीचे की तरफ का हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे, ये वाला हिस्सा है आपका बटन, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं गुंडी। गुंडी टाइप बोलते हैं जो उसमें लग जाए। गुंडी वो गुंडे वाला गुंडी नहीं, बटन वाली, हमारे लोकल भाषा में गुंडी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा अभी आपका? इसका उत्तर आ जाएगा पोल। हेड कहाँ रह गया? हेड यहाँ होता। ठीक है, बटन कौन सा है? ये रहा बटन, और हेड हो गया, ये पोल है। तीन ही चीजें ध्यान में रखो। टीथ के बारे में इसने जिक्र नहीं किया। अगला सवाल देखो, ये कौन सा इंसुलेटर आपको दिखाया गया है यार? कितना इजी क्वेश्चन और बार बार दे रहे हैं। ये सेकल इंसुलेटर है। अच्छा एक बात देखो, अब तक आपने जितने क्वेश्चन पेपर ये देखे क्वेश्चन, कितने डायग्राम वाले आगे बताओ? कम से कम चार पांच, पांचवा क्वेश्चन है ये डायग्राम वाला, और अभी तक हम पहुंचे कहाँ हैं? 16 क्वेश्चन। 16 में से 5 यानी 33% तो डायग्राम वाले ही आ रहे हैं। इसीलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कैसे पास होना है, ध्यान से देख लो जा करके उस वीडियो को भी एक बार, ठीक है ना? बाकी अब आप फोकस करो दो ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की पीडीएफ पढ़ो, वो ऐप में हमने डाल दी, और आपके जो हमने टेस्ट पेड टेस्ट वाले सेक्शन में दो पीडीएफ दिए थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, आप उनको रट दो, बस हो गया काम, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेकल इंसुलेटर है, याद रखना। ठीक है, ये सही हुआ है इस बच्चे का, वेरी गुड, शाबाश। अब आ गया लाइन में ये। अगला सवाल देखो, ओवरहेड लाइन जो है या लाइन के ऊपर जो बिजली गिरती है उससे सुरक्षा कौन देता है? शॉर्ट में उसको एलए बोलते हैं भैया, हिंदी में इसको बोलते हैं तड़ित चालक। आकाशीय बिजली को तड़ित बोलते हैं, ध्यान रखना। पूरा नाम होता है लाइटनिंग अरेस्टर। आकाशीय बिजली से सुरक्षा करना, लाइन की, ट्रांसफार्मर की, सर्किट ब्रेकर की, इन सब की। ठीक है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा करना, इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक का इस्तेमाल करते हैं। क्या समझ में? देखो पूरे यूट्यूब पे वायरमैन वालों को कोई नहीं दे रहा है क्लास, हम दे रहे हैं मेहनत करके। बदले में आपसे तीन ही चीज मांग रहे हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाने के लिए शेयर कर दो। बहुत मेहनत लग रही है यार, करना है आपको। क्या सवाल पूछ रहे हैं? इस जनरेटर का नाम क्या है? अब बिना ऑप्शन दिए उत्तर आ जाना चाहिए था, अगर आपने साल भर में थोड़ी सी भी मेहनत की है। भाई A1 A2 आर्मेचर हो गया, E1 E2 शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई, D1 D2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो सीरीज फील्ड भी है, शंट फील्ड भी है, आर्मेचर भी है, तीनों वाइंडिंग जिसमें है तो कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे उसे। क्या नाम है इस जनरेटर का? कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अच्छा सॉरी, कंपाउंड में भी डिफरेंशियल है, लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, ऐसे पूछा है इसने। तो देखो, अगर वाइंडिंग में कहीं पर भी तीर के निशान को मेंशन नहीं, तो आप क्यूमुलेटिव या डिफरेंशियल नहीं बताओगे, ये ध्यान रखो। तो अब देखो, शंट फील्ड वाइंडिंग केवल और केवल आर्मेचर के साथ ही जुड़ी हुई है ना, तो ये है आपका शॉर्ट शंट जनरेटर। अगर वाइंडिंग का ये वाला हिस्सा यहाँ से निकलकर यहाँ जुड़ता, इस जगह पर नहीं होता, तब ये लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगर शंट फील्ड अकेले आर्मेचर के साथ पैरेलल में है तो शॉर्ट शंट, अगर शंट फील्ड दोनों के साथ पैरेलल में है, यहाँ पर है ऐसे, तब उसको लॉन्ग शंट कंपाउंड बोलते हैं। भाई अगर आप थ्योरी में पढ़ते नहीं हो ना, तो आईटीआई करने का आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आईटीआई बेस पर जब आपकी आगे नौकरियां आएगी, भर्तियों के फॉर्म भरोगे, तो वहाँ थ्योरी काम आएगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन नहीं आते वहाँ। और अगर थ्योरी में आपकी ये हालात हैं कि पढ़ना पड़े, समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पैनल बोर्ड दिखाया गया है और एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछा है आपसे। देखो ये आपका कंट्रोल पैनल है, ठीक है ना? और कंट्रोल पैनल में ये जो भाग होते हैं ना, ये वाले, इनको हम लोग रेसवे बोलते हैं। और इन रेसवे में क्या होते हैं? तार गुजारे जाते हैं, पीवीसी के बने हुए होते हैं, इनमें से तार लगाते हैं हम लोग। कंट्रोल पैनल है ये। कंट्रोल पैनल में ऐसे रेसवे लगी रहती है और इन रेसवे के थ्रू हम लोग वायर भेजते हैं। यहाँ पर डिन रेल लगी रहती है, डिन रेल में कोई भी कॉन्टेक्टर, एमसीबी, रिले कुछ लगा हुआ है, तो उसको सप्लाई पहुंच। तो इसका क्या नाम है? रेसवे नाम है। अरे बाबू ग्रोमेट कर रहा है। ग्रोमेट होती है ग्लैंड जो नीचे लगती है, ऐसे गोल रिंग टाइप की होती है। क्यों होती है? ऐसे मान लो, ऐसा, ये होती है ग्रोमेट। तो ठीक है ना, ये होती है ग्रोमेट।
इसमें से केबल गुजारते हैं, जो पैनल के निचले हिस्से में लगती है। अगला सवाल, अल्टरनेटर की आर्मेचर कोर निर्माण के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, डीसी मोटर हो, कोर हमेशा सिलिकॉन स्टील की होती है। क्यों होती है? कारण क्या बताया था मैंने इसके पीछे? कारण क्या बताया था? हिस्टैरिसीस हानि कम करना। क्या? हिस्टैरिसीस हानि कम करना। लेमिनेट क्यों करते हैं? एडी करंट। 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो बहुत बढ़िया से याद कर लो, कल सवाल समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि पैनल पर नाम पहचान बोर्ड कैसे लगाया जाता है? नेम प्लेट लगती है किसी भी पैनल के ऊपर, तो उसके लिए कोई नट या स्क्रू नहीं कसे जाते हैं। छोटे-छोटे ऐसे होल होते हैं, वाटर रिवेटेड होते हैं, जल दाब द्वारा। जल दाब मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर आता है, ठीक है ना? छोटा-सा स्क्रू सा डाला और दोनों साइड से उसे दबा दिया इस हाइड्रोलिक प्रेशर से, तो वो क्रिम्प हो जाता है वहीं। कोई स्क्रू वगैरह नहीं कसे जाते। जैसे यूँ पैनल है, तो इस पैनल के कवर के बाहर ऊपर है ना, ऐसे उस पैनल का नंबर, उसका नाम, सीरियल डिटेल सारी होती है। उससे पता लगता है कि ये पैनल किसके बारे में है। वो रिवेटेड होता है, ध्यान रख। रिवेट क्या चीज़ है पता है? बिना उष्मा के जॉइंट लगाने की, ठीक है? अगला सवाल, बस बार के लिए प्रयुक्त सामग्री किसकी है? भाई बस बार या तो एल्यूमीनियम की होगी, अगर एल्यूमीनियम ऑप्शन में नहीं हो, तो ध्यान रखना बस बार तांबे की भी होती है। लेकिन तांबा थोड़ा-सा महँगा और भारी होता है। एल्यूमीनियम होता है हल्का, इसलिए बस बार के लिए सबसे ज़्यादा एल्यूमीनियम का इस्तेमाल करते हैं। यार ब्रास की बस बार कहाँ होती है? ये बच्चा पता नहीं कैसे पढ़ा है। गलतियाँ मत करना यार। वक़्त-वक़्त की बात होती है, ख़ैर वो कोई बात नहीं, अब हो सकता है ये इंटेलिजेंट हो गया होगा, लेकिन नहीं, ऐसे गलतियाँ नहीं करनी। जो हमारा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसमें थर्मोस्टेट क्या करता है? प्रेस में थर्मोस्टेट क्या करता है? वही काम करता है जो गीज़र में करता है। भैया इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है, जो दिए गए टेम्परेचर के बाद ऐसे टक डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठंडी होकर के वापस लग जाती है। जो थर्मल ओवरलोड रिले का सिद्धांत है, वही थर्मोस्टेट का सिद्धांत है। जो ये धात्विक पत्ती होती है, इंग्लिश में बायोमेट्रिक स्ट्रिप बोलते हैं। ये ताप नियंत्रित युक्तियाँ होती है। टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, थर्मोस्टेट के सीरीज में लगती है। हीटिंग एलिमेंट की सीरीज में लगती है। आ सकता है पेपर में सवाल। थर्मोस्टेट कहाँ लगता है? थर्मोस्टेट कहाँ लगता है? हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में। अब देखो, मेरे पास बोलने को और एक्सप्लेन करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना? क्योंकि थ्योरी में तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और मुझे मज़ा आता है थ्योरी करवाने में। क्योंकि मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सब तरह से देखता हूँ रोज़। तो हीटिंग एलिमेंट की सीरीज में लगता है। अब थोड़ा समय का अभाव है आपके पास, टाइम कम है, सीबीटी एग्ज़ाम नज़दीक आपके हो रहे हैं, किसी के हो गए, किसी के होने वाले हैं, किसी के आगे हैं। तो उसी हिसाब से थोड़ा कर लो कवर, इसलिए बता रहा हूँ। और आपको फटाफट वो पीडीएफ्स वगैरह पढ़नी है तो वो ऐप में है, मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लो या प्ले स्टोर से सीधा सर्च करके रखना, ठीक है? और कौन-कौन यहाँ तक देख रहा है ये भी बताना भैया। बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं। क्लास को पूरा किसने देखा वो भी बताइए, और जो पूरा देखेगा तो वो तो पक्का ईमानदारी से, बहुत मेहनत लग रही है, मैं तो लाइक से ही खुश हो जाता हूँ। चलो इस क्लास को 200 बच्चे लाइक करके गए, वाह जी वाह! बहुत बढ़िया। हमें वही चाहिए। आइए इस सवाल पर। किस मोटर में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क, सर्वाधिक स्टार्टिंग टॉर्क किसका है? डीसी सीरीज मोटर। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है, वो स्टार्टिंग धारा के या आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है, वो रनिंग टॉर्क का लगभग सवा 2 गुना होता है, ध्यान रख। क्योंकि डीसी मोटरें जो होती है वो 1.5 गुना करंट लेती है। करंट कितना लेती है? 1.5 गुना। 1.5 का स्क्वायर करो, 2.25। आ रहा है समझ में? यस और नो? कैसे बताओगे समझ में आ रहा है? वीडियो जितनी दोस्तों तक जाएगी, जो-जो इसको लाइक्स करके जाएगा, मतलब उस उसको समझ में आ रहा था। सवाल देखो, कौन से रोटर में छोटा व्यास और बड़ी अक्षीय लंबाई होती है? ये अल्टरनेटर की बात कर रहा है। ध्यान रखना, अल्टरनेटर के 2 रोटर होते हैं, ठीक है ना? एक को बोलते हैं सेलिएंट पोल, दूसरे को बोलते हैं बेलनाकार। सेलिएंट पोल और बेलनाकार। अब बेलन वाले का आपको भी पता है फिर, लंबाई अधिक होती। लंबाई अधिक होगी तो व्यास कम होगा। तो ध्यान रखना,
ये हाई स्पीड के लिए काम में लेते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर टर्बो पावर प्लांट। सेलिएंट पोल वाले में क्या होता है, सेलिएंट पोल वाले में व्यास बड़ा होता है, तो फिर सीधी सी बात है लंबाई कम होगी। लंबाई कम होगी तो ये निम्न गति के लिए काम मिलेंगे। ठीक है ना? छोटा व्यास लंबाई बड़ी तो स्मूथ सिलेंड्रिकल आ जाएगा। और सेलिएंट पोल की क्या पहचान है? व्यास बड़ा, लंबाई कम, निम्न गति के लिए काम मिलेंगे, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि कौन सा टेस्ट दिखाया गया है आपको, कितना सिंपल टेस्ट है। ट्रांसफॉर्मर में क्रैकल टेस्ट होता है। ये गैस स्टोव और चूल्हा है, और इस चूल्हे पर ये कड़छी डाल रखी है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये तेल भरा हुआ है, ये वाला। और ये क्यों करते हैं क्रैकल टेस्ट? नमी जांच करने के लिए। पूरा लिख देता हूँ मैं, देख लो, है ना। क्रैकल टेस्ट है, टेस्ट का नाम क्या है? क्रैकल टेस्ट है, और नमी पता करने के लिए किया जाता है। जितनी नमी ज्यादा होगी पटाखे आएंगे। अब भाई सीधी सी बात है, तेल में पानी होगा तो वो पटाखा ही मारेगा ना, पट 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 आवाज आएगी। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा टेस्ट दिखाया है? क्रैकल टेस्ट हो रहा है। और क्रैकल टेस्ट से किसका पता करते हैं? नमी का पता करते हैं। आया समझ में सबको? अगला सवाल देखो, 7805 आईसी का क्या इस्तेमाल है? ये सीधा है, याद रख लेना। वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के काम आती है। ठीक है ना। 7805 आईसी का क्या इस्तेमाल है? वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के काम आती है। ऑसिलेटर बनाने के लिए तो यूजेटी का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, स्प्लिट फेज प्रतिरोध टाइप इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग है यार। इसके लिए क्या सोचना, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या नाम है? एक का नाम है रनिंग वाइंडिंग, एक का नाम है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या इससे इजी क्वेश्चन कौन पूछेगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तांबा हानि पता करने के लिए। एक और होता है लोहे हानि, इसके लिए होता है ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से लोहे हानि का पता करते हैं, आयरन लॉस का पता करते हैं, तांबा हानि यानी कॉपर लॉस का पता करने लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में 2 हानि है, 2 ही टेस्ट होते हैं। इससे इजी क्वेश्चन आपसे कौन पूछेगा यार? ये रटे मार लो, ओरिजिनल है, फिर आने के चांसेज है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में से ही आपके सीबीटी एग्जाम रिपीट हो रहे हैं। क्या है सवाल, क्या पूछ रहे हैं? एक्स के चिन्हित रूप में भाग का नाम बताइए, बता देंगे। D1 और D2 किसके टर्मिनल होते हैं? सीरीज फील्ड के होते हैं। पहचान देखो, टर्मिनलों की मार्किंग से पहचान रखो भैया। और A1 A2 ये किसके हैं? आर्मेचर के। E1 E2 किसके होते हैं? शंट फील्ड के। ये लो मैं सारे ही बता देता हूँ। F1 F2 किसके होते हैं? सेपरेट एक्साइटेड के, पृथक उत्तेजित के। याद है ना? चीजें तो बहुत काम की चीजें हैं। अगला सवाल देखो, अनाउंसिएटर जो पैनल होता है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? अनाउंसिएटर क्या होता है पता है? कोई ट्रिपिंग आ गई हो, जो कंट्रोल पैनल होता है ना उसमें होता है। इंडिकेशन के साथ में आवाज आती है, बीप निकलता है, जिसमें जैसे कोई है, मान लीजिए वहां पर कि एयर टेम्परेचर हाई, ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑयल लेवल लो, है ना, इस तरह से। तो उसमें बजर लगता है, जो घंटी बजती है साथ। मतलब एक तो ट्रिपिंग का इंडिकेशन आ जाता है, एलईडी जल जाती है, और साथ में वो पी पी आवाज करता है, ताकि जो ऑपरेटर होता है उसके ध्यान में आ जाए कि अरे यार ट्रिपिंग आई है, इसकी ट्रिपिंग आई है, फिर वो वहां जाकर के देखे। सवाल, डीसी मोटर में टॉर्क की इकाई क्या है? तो टॉर्क न्यूटन मीटर में। क्योंकि टॉर्क क्या चीज होती है? बल इंटू त्रिज्या। बल किस में होता है? न्यूटन में। त्रिज्या किस में होती है? मीटर में। तो टॉर्क की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। याद रखना पड़ेगा ना, ये चीजें अगर याद नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भैया। मोटर में चरण में गति होती है, चरण मतलब स्टेप में, नाम से पता लगता है स्टेपर मोटर। रुक रुक कर गति करती है, टक 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 टक, जैसे अपनी घड़ी चलती है। और ये फैक्स मशीन में इस्तेमाल करते हैं। इसमें होती है फैक्स मशीन में। अगला सवाल, डायोड की विद स्टैंड पर अधिकतम रिवर्स वोल्टेज का नाम क्या है? रिवर्स वोल्टेज अगर वो खड़ा खड़ा सहन कर जाए, विद स्टैंड का मतलब होता है बिना क्षतिग्रस्त हुए। रिवर्स बायस में डायोड जितनी वोल्टेज सहन कर सकता है उसे बोला जाता है पीआईवी रेटिंग। पीआईवी का मतलब होता है पीक वर्स वोल्टेज। पीक वर्स वोल्टेज। रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज जिसे एक डायोड बिना क्षतिग्रस्त हुए सहन कर गया उसकी पीआईवी कहलाती है। ये डिपेंड करती है रेक्टिफायर कौन सा है। ठीक है ना। जैसे हाफे और ब्रिज रेक्टिफायर में, हाफे और ब्रिज रेक्टिफायर में ये सेकेंडरी के मैक्सिमम के बराबर होती है, जबकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम के दोगुने के बराबर होती है। वहां दोगुनी सहन कर जाता है।
अगला सवाल, भूमिगत प्रणालियों को प्राथमिकता कहाँ देंगे? अंडरग्राउंड वायरिंग, ओवरहेड ज़्यादातर लेते हैं ना, लेकिन हम ज़मीन में केबल डालेंगे, कहाँ डालेंगे? कंजेस्टेड एरिया, संघनित क्षेत्र में, घने आबादी वाले क्षेत्र में, जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है, पब्लिक बहुत है, जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र, अत्यधिक आबादी, घनी आबादी वाला क्षेत्र, हाइली पॉल्यूटेड एरिया या इंग्लिश में बोल देना कंजेस्टेड एरिया, संघनित क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हो। हाँ, ओवरहेड लाइन जैसे अब मुंबई जैसा शहर है भैया, वहाँ पर माले पर माले बने हुए हैं। अब ओवरहेड लाइन लगाओगे क्योंकि तार चिपक जाएगा। गाँव में ओवरहेड लाइन चल सकती है, कि उनसे ऊपर कोई वो नहीं ज़्यादा। सिंपल है, ये बेसिक कांसेप्ट कम में आ जाएगी। कौन सी जनरेटर में सीरीज और शंट दोनों फील्ड होती है? कितना ईज़ी और बार-बार रिपीट कर रहा है। दोनों फील्ड जिसमें होगी उसको कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। शंट जनरेटर में एक वाइंडिंग होगी, वो आर्मेचर के साथ समांतर में। सीरीज जनरेटर में एक होगी जो आर्मेचर के साथ सीरीज में। पृथक उत्तेजित में एक वाइंडिंग होगी जो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। आ रहा है समझ में? भैया थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो इन प्रश्नों को मैं इतना खोल करके बता दूं आपको, मैं यहीं जनरेटरों के चित्र बना-बना के दिखा देता इन चारों के। थोड़ा समय का अभाव है, मुझे आपके समय का ध्यान रखना होगा, इसलिए ज़रूरत पड़ती है, कोई बात नहीं। बाकी आपसे निवेदन इतना ही रहेगा कि इतना चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं, बदले में 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब, 1 शेयर ही माँगेंगे, करके ज़रूर जाइएगा। लाइन प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन-सी है? लाइन की रक्षा कौन करेगा? सर्किट ब्रेकर का काम है लाइन की रक्षा करना, बस बार का काम सप्लाई देना है। आइसोलेटिंग स्विच का काम है केवल और केवल सप्लाई देना। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात होती है, कि ऑफ़लाइन ऑपरेट होता है, यानी जब लोड नहीं हो तब ये चलेगा। इंसुलेटर का काम है तार को होल्ड रखना, और कोई काम नहीं है, पोल के ऊपर लगता है। और 38वां सवाल, पैनल बोर्ड में एमसीबी और कॉन्टैक्टर इन सब को लगाने के लिए हम लोग डिन रेल का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे सीधी-सी पट्टी होती है, पहले इसको लगा देते हैं पैनल बोर्ड पर, अब इसके अंदर पिरो देते हैं सीधे ही। एमसीबी कॉन्टैक्टर लगाने की स्क्रू की ज़रूरत नहीं होती। डिन रेल का फ़ायदा क्या है? बिना स्क्रू के कॉन्टैक्टर और ये सब हम लोग लगा देते हैं। तो बस भैया, थ्योरी के 38 क्वेश्चन ये थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी इसके वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस वो मैं वैसे तो हल करवा चुका हूँ, पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये रहा फ्री स्टडी में सेक्शन, यहाँ पर वो पीडीएफ है। आप 50-55 रुपए की पेड सीरीज ज्वाइन करो तो यहाँ से कर लो, फिर आपका बेड़ा पार वैसे ही हो जाए। कर दीजिए ये वीडियो दोस्तों तक फॉरवर्ड। कौन कहाँ से देख रहा है ज़रूर बताइए, लास्ट तक वीडियो किसने देखा इसके साथ। शुक्रिया।